नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम घातांक और घात भाग एक के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि घातांकों की भूमिका क्या होती है। इसके बाद हम यह भी जानेंगे कि ऋणात्मक घातांकों की घात किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी संख्या को बार बार उसी से जोड़ने के लिए हम दर्शाने के लिए गुणा का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 को 3 बार जोड़ा है हमने, तो हमने 3 गुना 3 किया और उत्तर मिला 9। चलिए अब यह समझें कि अगर हम 3 को 3 बार लेते हैं तो हमें मालूम चला कि यह 9 है। अब हम ऐसे ही 3 गुने 3 के 3 और ले लें तो एक तो हमारे पास है ही, दूसरा भी ले लिया और तीसरा भी ले लिया, तो हम कह सकते हैं अब हमारे पास 3 गुने 3 गुने 3 है। और इसे दर्शाने के लिए हम कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं और इसी को हम घातांक कहते हैं। तो आइए अब यह जानें कि इस घातांक को पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि किस संख्या को हम बार बार गुना कर रहे हैं। तो हम यहाँ 3 को बार बार गुना कर रहे हैं, तो इसे हम आधार कहते हैं। और जिस संख्या को हम जितनी बार गुना कर रहे हैं, यानी कि हम कितनी बार गुना कर रहे हैं, यह जानने के लिए जिस संख्या का हम प्रयोग करते हैं उसे हम दाहिनी तरफ ऊपर में लिखते हैं और इसे हम घातांक कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने 3 के ऊपर घातांक 4 लिखा है तो हम कह सकते हैं कि हमें 3 को 4 बार गुना करना है। और इसे पढ़ने के लिए हम कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे कि 3 के घात 4। जी हाँ, घातांक जितना है उसे हम की घात 4 कहना है। अब जैसा कि अगर एक ट्रक का वजन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इसका वजन कुल 8,594 किलोग्राम है। लेकिन इसे घातांक के तौर पे दर्शाने के लिए हमने 7वीं कक्षा में सीखा है कि हम इसे कुछ मानक रूप में दर्शाते हैं और इसका मानक रूप 8.594 गुने 10 का घात 3 होगा। ठीक इसी प्रकार यह तो थोड़ी छोटी संख्या थी। अगर हमें और भी बड़ी संख्याएं दर्शानी हो, जैसे पृथ्वी से सूरज की दूरी, तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर मैं पृथ्वी से सूरज के लिए एक रोड बनाऊं तो उसकी कुल दूरी कितनी होगी? जरा सोचिए। चलिए मैं ही आपको बताता हूं। इसकी कुल दूरी करीबन करीब 15 करोड़ किलोमीटर होगी। जी हाँ, है ना यह बड़ी ही बड़ी संख्या। तो ऐसी बड़ी संख्याओं को दर्शाने के लिए भी हम घातांक का प्रयोग करते हैं। और इतनी बड़ी संख्या का मानक रूप लिखने पर हम कुछ इस तरीके के मानक रूप ज्ञात करेंगे। 1.5 गुने 10 के घात 8। तो आइए अब हम ऋणात्मक घातांकों की घात निकालना सीखें। अगर मैं आपको 9 गेंदें दूं या फिर मैं आपको पहले 10 गेंदें दूं और इसमें से मैं आपसे कहूं कि मैं एक गेंद वापस ले रहा हूं, तो क्या यह दोनों संख्याएं बराबर होंगी? जी हाँ, यह दोनों ही संख्याएं आपस में बराबर होंगी। तो मैं 9 दूं या फिर 10 दे के एक वापस ले लूं, दोनों ही बात बराबर है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 10 को 3 बार गुना करूं या फिर मैं 10 को 4 बार गुना कर एक बार 10 का विभाजन कर दूं, तब भी ही बात बराबर होंगी। जी हाँ, तो अगर हम इन्हें घातांक के तौर पे लिखना चाहें तो 10 गुना 10 गुना 10 को हम 10 के घात 3 लिखेंगे। और ठीक इसी प्रकार 10 को जब हमने 4 बार गुना किया तो हम 10 के घात 4 लिखेंगे। और हमने फिर आगे विभाजन किया था तो हम इसका विभाजन 10 से कर देंगे और यह दोनों ही बातें आपस में बराबर होंगी। तो हमने क्या पाया कि बाएं तरफ वाले घातांक की संख्या जितनी है उतने ही से एक ज्यादा दाएं तरफ वाली घातांक है। जी हाँ, अगर हम जैसे 10 के घात 3 को बराबर लिख रहे हैं तो हमने 10 के घात 4 लिख 10 से विभाजन किया, तो 3 से 4 एक ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार हम 10 के घात 2 को किस प्रकार लिखेंगे? तो 10 के घात 3 लिखेंगे जो कि 2 से एक ज्यादा है और इसके बाद इसका विभाजन 10 से, और यह दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक इसी प्रकार 10 के घात 1 को किस प्रकार लिखेंगे? तो 1 से बढ़कर होता है 2, तो हमने लिखा 10 के घात 2 और उसका विभाजन 10 से, और फिर यह दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम 1 तक तो पहुंच गए। 1 के बाद आता है 0 और 0 के बाद सारी ऋणात्मक पूर्णांक। तो अब हम ऋणात्मक पूर्णांक के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले 10 के घात 0, तो 0 से 1 बढ़कर होता है 10 के घात 1 और फिर होगा उसका विभाजन 10 से, तो यह भी आपस में बराबर होंगे। अब 10 के घात 1 का मतलब है कि 10 और उसका विभाजन 10 से,
तो 10 का विभाजन 10 से किसके बराबर होगा? तो वह होगा 1/1। अब 1/1 किसके बराबर होता है? तो 1। तो हम कह सकते हैं कि 10 के घात शून्य का जो बराबर होगा वह होगा 1। ठीक इसी प्रकार अब हम ऋणात्मक पूर्णांकों पर आते हैं। तो 10 के घात -1। तो -1 से बढ़कर जो अगली पूर्णांक होती है वह कौन सी होती है? तो शून्य। तो हम लिखेंगे 10 के घात शून्य और उसका विभाजन 10 से, और यह भी आपस में बराबर होंगे। तो अभी अभी हमने देखा कि 10 के घात शून्य का मान 1 होता है। तो 10 के घात शून्य की जगह हम 1 लिखेंगे और उसका विभाजन 10 से। तो हम कह सकते हैं कि 10 के घात -1 जो बराबर होगा वह होगा 1/10, यानी कि 1 का विभाजन 10 से। आइए अब हम इसे एक और उदाहरण से समझें। यहाँ पर हमने 10 के घात -2 ले रखा है। तो इसे दर्शाने के लिए हम जानते हैं कि हम सबसे पहले -2 से बड़ी एक पूर्णांक लिखेंगे। तो उससे बड़ी एक पूर्णांक कौन सी होती है? तो -1। तो हमने लिखा 10 के घात -1। अब इसका विभाजन किया 10 से, यह दोनों आपस में बराबर होंगे। इसके बाद हमने देखा था कि 10 के घात -1 का बराबर होता है 1/10। तो हम इसका लिखेंगे 1/10 और इसका विभाजन 10 से। 1/10 एक भिन्न हुआ, और भिन्नों के विभाजन में हमने सीखा था कि हम विभाजन के चिन्ह को गुणा के चिन्ह से बदलते हैं। तो आइए अब हम इसका उत्तर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम पहले वाले भिन्न को उसी की तरह लिख लेंगे और गुणा वाले चिन्ह को हम हटाएंगे, और अगले वाले संख्या को भी हम भिन्न के ही तरह लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले पहले वाले भिन्न को हमने उसके जैसा ही लिख दिया। अगली बार हम अब विभाजन के चिन्ह को हटा के गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और अगले वाले भिन्न को हम उसको प्रतिलोम के तौर पे लिखेंगे। तो 10/1 का प्रतिलोम होता है 1/10। जी हाँ, तो हम जब 1/10 का गुना 1/10 से करेंगे तो जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह कुछ 1 × 1, जैसा कि अंश को अंश से गुना कर मिलेगा और हर को हर से गुना करके 100 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/100 ज्ञात होगा। ठीक इसी प्रकार 100 को हमें मालूम है कि हम 10 के घात 2 से दर्शा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 10 के घात -2 बराबर होगा 1/10 के घात 2 के बराबर। तो गणितज्ञों ने इस आधार पर एक सूत्र ज्ञात किया कि अगर एक कोई भी पूर्णांक है सिवाय शून्य के, और इसका घात अगर एक -m है, तो इसको जो हम लिख सकते हैं वह 1/1 के घात m के बराबर लिख सकते हैं। तो इस सूत्र में ध्यान देने वाली चीज क्या है कि अगर हमारे घातांक में एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो उसके बराबर वाले घातांक में जो हर भाग में है उसके घातांक में उसका एक धनात्मक प्रतिबिंब होगा। जी हाँ, बस इतना ही ध्यान रखना है। और इस आधार पर a के घात m जो है वह गुणात्मक प्रतिलोम है a के घात -m का। अब इसमें भी ध्यान देने वाली चीज यही है कि घातांक में अगर m है तो दूसरे गुणात्मक प्रतिलोम में इसके घातांक में -m होगा। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझें। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं 2 के घात -5, और यह बराबर होगा 1/2 के घात 5 के बराबर। 2 के घात 5 जो है वह गुणात्मक प्रतिलोम है किसका? जी हाँ, 2 के घात -5 का। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर पहले धनात्मक में घात अगर 5 लिए थे तो उसके गुणात्मक प्रतिलोम के घातांक में -5 है। जी हाँ, तो था ना यह आसान? आशा करता हूं आपको यह बड़ा ही आसान लगा हो। अब आपके लिए एक सवाल है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 के घात -3 का मान क्या होगा और यह किसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो आप इसका उत्तर अपने घर पे ज्ञात कीजिए और मैं आपको इसका उत्तर अगली वीडियो में बताऊंगा। आप चाहें तो इस प्रश्न को लिख लें। आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह जाना कि घातांकों का प्रयोग हम अपने दिनचर्या में किस प्रकार करते हैं और इन्हें किस प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद हमने यह भी जाना कि ऋणात्मक घातांकों की घात किस प्रकार ज्ञात की जाती है और इसका सूत्र क्या होता है। और इसी भाग में हमने गुणात्मक प्रतिलोम भी निकालना जाना। अब अपनी अगली वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि दशमलव संख्या पद्धति में घातांकों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, और इसके बाद हम घातांकों के कुछ नियम भी सीखेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।